अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से ही सेक्सुअल फेवर नहीं मांगेगा या एक महिला अपने पति से इसकी मांग नहीं करेगी, तो ऐसे में एक नैतिक समाज और सभ्य समाज में वो लोग अपनी शारीरिक सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने कहाँ जाएंगे। ये टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बेंच थी जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की। किस मामले में जज साहब को यह कहना पड़ गया? मामले का मैरिटल क्रूएल्टी यानी वैवाहिक क्रूरता से क्या संबंध है? केस के और कौन कौन से पहलू हैं और फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और क्या क्या कहा, इस वीडियो में सारी बातें जानते हैं। चूंकि केस में कुछ लोगों का जिक्र बार बार आएगा, इसलिए उनके नाम हमने बदलकर उन्हें कुछ काल्पनिक नाम दिए हैं ताकि आप मामले को अच्छी तरह समझ सकें। वो मामला जो साल 2015 में शुरू हुआ था। हरीश को अपनी बेटी अंजलि की शादी करवानी थी। उन्हें इसके लिए आईआईटी ग्रेजुएट विवेक एक उम्दा पसंद लगे। दोनों में रिश्ता तय हो गया। 2015 में ही विवेक और अंजलि की शादी भी हो गई। इस शादी में अंजलि के पिता हरीश ने खूब रुपए खर्च किए थे, मगर शादी के बाद बेटी ने ससुराल से कुछ शिकायतें भेजनी शुरू की। अंजलि के आरोप थे कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अंजलि ने अपने ससुराल की 2 महिलाओं का नाम लेते हुए बताया कि वो शादी में मिले गिफ्ट से नाखुश हैं। अंजलि ने आरोप लगाया, मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं तुम्हारे बाबा ने एक आईआईटी पास लड़का पसंद किया है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। मगर जब हरीश और अंजलि के परिवार वालों ने मांगे मानने से इनकार कर दिया तो मामला ज्यादा बिगड़ने लगा। अंजलि ने आरोप लगाया कि उसके साथ ससुराल में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। हरीश ने कहा कि उनकी बेटी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें विवेक के परिवार वालों को 15 से 20 लाख तक के सामान और साथ ही कैश भी देना पड़ा। मगर इसके बाद भी विवेक संतुष्ट नहीं हुआ और अंजलि के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार जारी रहा। अंजलि ने कहा कि विवेक शराब पीता था, पॉर्न फिल्में देखता था, साथ ही वो अंजलि पर अप्राकृतिक सेक्स करने का भी दबाव बनाता था। अप्राकृतिक सेक्स यानी अननेचुरल सेक्स किसी ऐसे सेक्सुअल गतिविधि को कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए जरूरी नहीं है। अंजलि ने एफआईआर में यह भी कहा कि विवेक उसके सामने बिना कपड़ों के घूमता है और मास्टरबेट भी करता है। जब अंजलि इन चीजों का विरोध करती तो वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उल्टा उसे और परेशान करता, जैसा कि दावा किया गया है। जब दोनों में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो विवेक ने अंजलि के पिता हरीश को बुलाया और उनके साथ उसे नोएडा भेज दिया, जहां अंजलि का मायका है। अंजलि को उसके मायके छुड़वाकर विवेक खुद सिंगापुर रहने चला गया। अंजलि ने भी जिद की, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे भी अपने साथ लेकर सिंगापुर चलो। तो विवेक ने इनकार कर दिया, कहा पहले अपने माँ बाप से पैसे लेकर आओ। इसी तरह 8-9 महीने बीत गए। फिर जुलाई 2017 में अंजलि पहुंची सिंगापुर। वहां पर उसे उसका पति विवेक अलग अलग नशे करते हुए मिला। फिर से आरोप लगे कि विवेक सिंगापुर में भी अंजलि को प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए अंजलि को सिंगापुर में खुद के लिए नौकरी खोजनी पड़ी। इस नौकरी से अंजलि को जो भी तनख्वाह मिलती वो विवेक की डिमांड्स पूरी करने में लगा देती। ये प्रताड़ना देख अंजलि के पिता हरीश भी पहुंच गए सिंगापुर। फिर से उन्होंने कोशिश की कि दोनों मियाँ बीवी के बीच सुलह करवा दें। ये सारी बातें अंजलि के लगाए गए आरोप हैं। मगर इस शादीशुदा जोड़े का असल विवाद शायद सिर्फ पैसों और दहेज तक सीमित नहीं था। बात कुछ और भी थी जो कोर्ट ने सुनवाई करने में पाया। क्या पाया, आगे बताएंगे। अभी सिंगापुर वापस लौटते हैं, जहां अंजलि और विवेक का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि हरीश को एफआईआर करवानी पड़ गई। जुलाई 2017 में इस मामले पर उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज की गई। ये वही जिला है जिसमें नोएडा आता है, जहां अंजलि का मायका भी स्थित है। इस एफआईआर की सूचना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी दी गई ताकि विवेक का पासपोर्ट फ्रीज या फिर होल्ड करवाया जा सके। साथ ही अंजलि के पिता ने विवेक की कंपनी के सीईओ को खत भी लिख दिया। खत में उन्होंने इल्तिजा की कि विवेक को वापस इंडिया भेज दिया जाए। इस मसले को हल करने के लिए पहली कोशिशें मध्यस्थता केंद्र की ओर से हुई, जो लगभग 4 साल बाद मार्च 2021 तक चलती रही, लेकिन फिर भी मामला सुलझाने में नाकाम रही। मामले में बारी आई इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल की। सारे आरोपों, एफआईआर और जांच नतीजों को देखने पर हाईकोर्ट ने कहा, एफआईआर में लगाए गए आरोपों को देखते हुए और साथ ही पीड़िता के बयानों से ये समझ आता है कि लगाए गए आरोप वैवाहिक बाध्यताओं, शारीरिक संबंध और पति की अननेचुरल सेक्सुअल गतिविधियों से संबंधित है, जिनका पत्नी ने विरोध किया था। जिस दुर्व्यवहार और मारपीट की बात पत्नी के बयान में आ रही है वो पति की सेक्सुअल इच्छाएं पूरी न करने की वजह से है, न कि दहेज की मांग के चलते। एफआईआर में और गवाहों के बयानों में दहेज प्रताड़ना को लेकर सिर्फ सामान्य और अस्पष्ट
अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। किसी भी घटना की विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जांच अधिकारी के पूछने पर भी पत्नी कोई विशेष घटना या जगह के बारे में नहीं बता सकी, जिससे जांच एजेंसी आरोप साबित कर पाती। आगे कोर्ट ने दहेज की मांग वाले आरोपों को झूठा बता दिया। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, सारे तथ्यों की बारीकी से जांच करने पर नजर आता है कि यह विवाद पति पत्नी में सेक्सुअल जोड़ न बन पाने की वजह से है। इसी विवाद के चलते पत्नी ने पति पर एफआईआर करवाई, जिसमें उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, जैसे दहेज की मांग, प्रताड़ना और उत्पीड़न के आरोप। अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से या एक महिला अपने पति से ही सेक्सुअल फेवर की मांग नहीं करेंगे तो फिर वो एक नैतिक और सभ्य समाज में अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने कहां जाएंगे। बताई गई किसी भी घटना में पत्नी को कोई चोटें नहीं आई हैं, इसलिए मामले को देखते हुए अदालत का यह मानना है कि केस में आईपीसी की धारा 498A के तहत कोई क्रूरता होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी। यह सुनवाई जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने की थी। तभी कोर्ट ने केस के फैसले को रिजर्व रख लिया था। यह फैसला डिलीवर किया गया 3 अक्टूबर को। अदालत ने जब दहेज प्रताड़ना के आरोपों को मनगढ़ंत बताया तब कुछ पूर्व फैसलों का रेफरेंस भी दिया, साथ ही कुछ अन्य तर्क भी शामिल किए गए। उन तर्कों के साथ फैसले को कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने आखिर में कहा, इस कोर्ट का मानना है कि दर्ज करवाई गई एफआईआर दहेज मांगने के सामान्य और अस्पष्ट आरोपों की एक मनगढ़ंत कहानी के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए इस केस को बंद किया जाता है और गौतम बुद्ध नगर जिले के महिला पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर भी खारिज की जाती है। इस तरह यह केस खारिज हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि मामला यहां समाप्त हो जाए, क्योंकि यह फैसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है। इसके आगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही डिवीजन बेंच भी है, जहां 2 जजों वाली पीठ सुनवाई करती है। अगर शिकायतकर्ता का परिवार फैसले से असंतुष्ट है तो वो डिवीजन बेंच में अपील कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला ही है। वैसे एक बात यहां पर फिर से स्पष्ट कर दें कि मामले को विस्तार से समझाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक नामों का सहारा लिया था। ये नाम केस से जुड़े असल नाम नहीं है। साथ ही कोर्ट का जजमेंट अंग्रेजी में आया था, हमने आप तक उसका भावानुवाद पहुंचाया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ है आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।